सुप्रभात सर। प्रभात। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो जब तक लोग जुड़ रहे हैं तब तक रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। बोलो क्या विचार है? जी सर, कर लो सर। जैसे संचार के मॉडल हम पढ़ रहे थे तो सबसे पहला मॉडल कौन सा है? SMR मॉडल, है ना? SMR मॉडल यस सर। सबसे प्राचीन मॉडल है जो कि बहुत ही आसान है, सरल है। इसमें सिर्फ 3 तत्वों का समावेश किया गया है। सिर्फ इसमें 3 तत्व शामिल हैं SMR मॉडल में। और वे तत्व कौन कौन से हैं? वक्ता है, संदेश है और श्रोता है। इस मॉडल के अनुसार वक्ता अपना संदेश श्रोता को देता है, ठीक है, और उसे रेखा चित्र के माध्यम से मैंने कल बता दिया था कि कैसे रेखा चित्र बनाएं, ठीक है। दूसरा मॉडल है अरस्तु का मॉडल। अरस्तु ने 2300 ईसा पूर्व पहले यानी 2300 ईस्वी पूर्व पहले अपना विचार एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया और उसने इस मॉडल में 5 तत्वों का उल्लेख किया। और वे 5 तत्व कौन कौन से हैं? वक्ता है, संदेश है और वक्ता, संदेश, क्या माध्यम को शामिल किया अरस्तु ने? बताओ बताओ जल्दी। नो सर। वक्ता है अरस्तु के मॉडल में वक्ता, संदेश, श्रोता, अवसर और प्रभाव। और अरस्तु ने अपने इस मॉडल में इसके मॉडल की, अरस्तु के मॉडल की सबसे बड़ी सीमा क्या है कि इसमें माध्यम का उल्लेख नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद अरस्तु का यह मॉडल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरस्तु जिस समय अपने इस मॉडल को प्रस्तुत किया था उस समय संचार के अधिकांश माध्यम मौखिक ही थे, है ना। और यही कारण है कि विश्व का सबसे पहला ऐसा विचारक है जिसने संप्रेषण के बारे में अपना मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है। तीसरा मॉडल है लॉसवेल का मॉडल। लॉसवेल का मॉडल, और लॉसवेल को आधुनिक संचार का विशेषज्ञ माना जाता है। क्यों माना जाता है आधुनिक संचार का विशेषज्ञ? क्योंकि सबसे पहले लॉसवेल ने ही 1948 में 1948, चूंकि लॉसवेल अमेरिका में राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर था, तो 1948 ईस्वी में एक सूत्र दिया। क्यों दिया? तो संचार को बेहतर ढंग से समझने के लिए, संचार प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक सूत्र दिया और उस सूत्र में 5 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास किया और उस 5 सूत्र को 5W के नाम से जाना जाता है और हिंदी में उसे पंचककार कहा जाता है। यानी 5W को आसानी से याद करने के लिए एक लाइन में हम याद कर सकते हैं, Who says what in which channel to whom with what effect। और हिंदी में इसी 5W को पंचककार कहा जाता है ना। हु का अर्थ कौन होता है, सेज व्हाट मतलब क्या कहा, इन विच चैनल किस माध्यम से, टू होम किसके लिए, और विथ व्हाट इफेक्ट क्या प्रभाव। और सभी में क है, यानी 5W बराबर पंचककार, यानी क से शुरू होता है। और हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में चाहे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर इन 5 सूत्रों को ध्यान में कोई अभ्यर्थी या कोई स्टूडेंट रखे तो निश्चित रूप से वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है।
लॉसवेल ने अपने संचार प्रारूप में माध्यम को भी शामिल किया, जबकि अरस्तु के मॉडल में माध्यम शामिल नहीं था। और इसीलिए जब लॉसवेल आया तो माध्यम को शामिल कर लिया और संचार प्रक्रिया में इसने भी 5 तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका को उद्घाटित किया। सबसे पहला है संप्रेषक, दूसरा है संदेश, तीसरा है माध्यम, चौथा है श्रोता और पांचवा है प्रभाव। लॉसवेल ने संचार के मुख्यतः 5 कार्य गिनाए हैं। लॉसवेल ने संचार के मुख्यतः 5 कार्य गिनाए हैं। कितने कार्य गिनाए हैं? 5 कार्य गिनाए हैं। पहला है सूचना संग्रह, यानी सूचनाओं का संग्रह करना, सूचनाओं को इकट्ठा करना। संचार का पहला कार्य क्या है? सूचना का संग्रहण, सूचनाओं का संग्रहण, सूचनाओं को इकट्ठा करना। दूसरा है सूचनाओं का प्रसार करना। तीसरा है सूचना विश्लेषण, यानी सूचनाओं का विश्लेषण करना, डिस्क्राइब करना। और चौथा है सामाजिक ज्ञान और पांचवा है मूल्यों का संप्रेषण। यानी 5 कार्य हैं संचार के या संप्रेषण के। लेकिन लॉसवेल के मॉडल में एक चीज की कमी हो गई और वही उसकी सीमा है। क्या है? तो लॉसवेल के मॉडल में फीडबैक का उल्लेख नहीं है। क्लियर हुआ? बोलो, क्लियर हुआ ना कि नहीं हुआ? यस सर। हेलो, हाँ। और अगला है रिवीजन के लिए, अगला है सैनन एवं वीवर का मॉडल। सैनन और वीवर दोनों विद्वानों ने रिसर्च किया, खोज किया और उसी के परिणाम स्वरूप एक मॉडल उभर कर सामने आया 1949 ईस्वी में, 1949 में, और उसी को सैनन एवं वीवर का मॉडल कहा जाता है। सैनन एवं वीवर का मॉडल मूल रूप से मुख्य रूप से टेलीफोन या आकाशवाणी या मशीनी संचार पर आधारित था और इसीलिए सैनन एवं वीवर के मॉडल को टेलीफोन मॉडल या मशीनी संचार मॉडल भी कहा जाता है। सैनन एवं वीवर दोनों विद्वानों ने संचार प्रक्रिया को 3 स्तरों पर, संचार प्रक्रिया का 3 स्तरों पर विश्लेषण किया, यानी डिस्क्राइब किया। पहला स्तर है तकनीकी स्तर, दूसरा स्तर है अर्थ एवं प्रसारण के स्तर पर और तीसरा प्रभाव एवं श्रोता के स्तर पर विश्लेषण किया। तो 3 स्तर कौन कौन हो गए? तकनीकी स्तर, अर्थ एवं प्रसारण का स्तर और चौथा तीसरा हो गया प्रभाव एवं श्रोता के स्तर पर। इन तीनों स्तरों पर सैनन एवं वीवर ने संचार की प्रक्रिया का विश्लेषण किया और यह बताने का प्रयास किया कि जब स्रोत किसी संदेश को भेजना चाहता है, स्रोत मतलब क्या? वक्ता, कोई ना कोई व्यक्ति होगा, है ना? तो जब स्रोत किसी संदेश को भेजना चाहता है तब वह सबसे पहले संदेश की रचना करता है और फिर उस संदेश को टेलीफोन के स्पीकर के पास बोलता है और तब वह संदेश टेलीफोन के तार या ध्वनि तरंगों के माध्यम से प्रापक के टेलीफोन तक पहुंचता है, यानी श्रोता के टेलीफोन तक पहुंचता है। और जैसे ही वह श्रोता के टेलीफोन तक वह संदेश पहुंचता है, एक बार फिर से उस संदेश की रचना होती है और तभी टेलीफोन ट्रिन ट्रिन टून टून की घंटी बजाकर संदेश आने का संकेत देता है और श्रोता रिसीवर उठाकर उस संदेश को सुनता है। लेकिन श्रोता तभी सफल हो सकता है जब संचार माध्यम में कोई शोर या बाधा उपस्थित नहीं हो। यही है सैनन एवं वीवर का मॉडल। और सैनन एवं वीवर के मॉडल को रेखा चित्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास किए थे। पहला है सूचना स्रोत, दूसरा है सूचना प्रेषक, तीसरा है संकेत, चौथा है संचार मार्ग और पांचवा है ग्राह्य संकेत, छठा है प्रापक यानी श्रोता और सातवां है मंजिल। यानी इसने इस मॉडल में 7 तत्व शामिल किया। लेकिन
शैनन एवं वीवर का यह जो मॉडल है टेलीफोन या मशीनी संचार मॉडल मात्र एक मार्गी संचार प्रक्रिया है। इस मॉडल से यह पता नहीं चलता कि श्रोता पर क्या प्रभाव पड़ा, श्रोता ने क्या प्रतिक्रिया जाहिर की, श्रोता को बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। और इसीलिए इस मॉडल की सबसे बड़ी खामी फीडबैक का उल्लेख नहीं कर पाना है ना। इस मॉडल में फीडबैक का उल्लेख नहीं है। यहां तक हो चुका था, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। Yes, sir. यस सर, यस सर, यस सर। अब हम फिर पावर पॉइंट के माध्यम से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और फिर उसे अगले कड़ी को, अगले मॉडल को समझने का प्रयास करते हैं। अगला मॉडल हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये लक्ष्मी अपने ग्रुप की है क्या? यस सर, न्यू स्टूडेंट है। ओके ओके। अब आज तुम लोग को पढ़ा लूंगा, तो जो जितने भी नए स्टूडेंट हैं उन सबको जोड़ने की कोशिश करूंगा, सब आ जाएंगे। अब हम आते हैं, स्क्रीन दिखनी शुरू हो गई? यस सर। जी सर, जी सर। जी सर। अगला है गेट कीपिंग मॉडल। और गेट कीपिंग मॉडल के प्रवर्तक यानी जन्मदाता, जनक कहा जाता है ना, हु इज द फादर ऑफ गेट कीपिंग मॉडल। तो गेट कीपिंग मॉडल के प्रवर्तक डीएम वाइट है। और डीएम वाइट ने एक निबंध लिखा, एक ऐसे लिखा। उस ऐसे का नाम है द गेट कीपर्स अ केस स्टडी इन द सिलेक्शन ऑफ न्यूज, है ना। द गेट कीपर्स अ केस स्टडी इन द सिलेक्शन ऑफ न्यूज निबंध लिखा। किसने लिखा? डीएम वाइट ने लिखा। और उसने बताया कि जिस प्रकार विभिन्न चैनलों के माध्यम से डीएम वाइट ने बताया कि जिस प्रकार विभिन्न चैनलों के माध्यम से खाद्य पदार्थ संबंधी सूचनाएं घरेलू महिलाओं के पास पहुंचती रहती हैं। यानी आजकल, जैसे कि समझने के लिए, आजकल किचन बजट की भी बात की जाती है ना। और किचन बजट तैयार कौन करती है? घर की जो महिला है, जो गृहिणी है, वह तय करती है, वह निर्णय लेती है ना। तो यहां पर गेट कीपिंग घरेलू महिलाओं का उदाहरण देते हुए संचार प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया। और उसने बताया है कि जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के चैनल होते हैं, और आप लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार के चैनलों पर तरह तरह के रेसिपी बनाने की बात की जाती है, फिर तरह तरह के एडवर्टीजमेंट होते हैं, है ना। तो विभिन्न प्रकार के चैनलों के माध्यम से खाद्य पदार्थ संबंधी सूचनाएं घरेलू महिलाओं के पास पहुंचती रहती है। और यह जो सामान होते हैं, यह जो पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ संबंधी जो सूचनाएं होती हैं, वह घरेलू महिलाओं की रुचि, उनकी आवश्यकताओं और उनके पसंद पर निर्भर करता है कि किस सामान को घर के अंदर आने दें और किस सामान को घर के अंदर नहीं आने दें, यानी घर के बाहर ही रखें, है ना। कौन सा सामान किचन के अंदर आ सकता है और कौन सा सामान घर के अंदर नहीं आ सकता है, यह निर्णय घरेलू महिलाएं अक्सर करती हैं। तो डीएम वाइट कहता है कि जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के चैनलों के माध्यम से खाद्य पदार्थ यानी खाने का सामान संबंधी सूचनाएं घरेलू महिलाओं के पास पहुंचती रहती है, और वे सब घरेलू महिलाओं की रुचि, जरूरतों और उनकी पसंद पर निर्भर करता है कि किस वस्तु को घर में आने दें और किस वस्तु को नहीं आने दें। और इस अर्थ में देखें तो जो घरेलू स्त्रियां हैं या घरेलू महिलाएं हैं, एक तरह से द्वारपाल का काम करती हैं, यानी गेट कीपिंग का काम करती हैं। क्योंकि अगर गेट कीपिंग का मतलब ही होता है कि द्वारपाल का काम करने वाला, जिस प्रकार से आप लोग देखते हैं शादी विवाह में भी
द्वारपाल लगे होते हैं। बड़े बड़े पहले राजघरानों में दरबार के आगे द्वारपाल लगे होते थे, है ना। तो द्वारपाल का काम क्या होता है? द्वारपाल का काम होता है कि किसको अंदर आने देना है, किसको अंदर नहीं आने देना है। आप लोग जैसे प्रिंसिपल, जब कॉलेज खुलेगा तो आप लोग देखेंगे प्रिंसिपल सर के गेट के आगे एक व्यक्ति रहता है, जैसे प्यून होता है। वह क्या करता है? द्वारपाल की भूमिका निभाता है कि किसको अंदर जाने देना है केबिन में, किसको अंदर नहीं जाने देना है ना। तो इसी प्रकार घर के अंदर आने वाले जो भी सामान होते हैं वह महिलाओं की, घरेलू महिलाओं की रुचि, पसंद और आवश्यकता पर निर्भर करता है, और वे ही यह निर्णय कर पाती है कि कौन सा सामान घर में आएगा, कौन सा सामान घर में नहीं आएगा। और एक तरह से देखें तो घरेलू महिला भी द्वारपाल का काम करती है, यानी गेट कीपिंग करती है। ठीक उसी प्रकार जो न्यूज एजेंसियां होती हैं, वे न्यूज एजेंसियां जन संचार माध्यमों के पास, यानी विभिन्न चैनलों के पास लगातार बहुत सारे समाचार भेजती रहती है। जो न्यूज एजेंसियां होती हैं, जैसे मान लो कि कोई खेल से जुड़ा हुआ है, कोई राजनीति से जुड़ा हुआ है, कोई किसान भाइयों के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है ना, कोई क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, कोई अपराध किस्म के समाचार से जुड़ा हुआ है ना। तो अनेक तरह के समाचार न्यूज एजेंसियां जन संचार माध्यमों के पास लगातार भेजती रहती है ना। और जब जन संचार माध्यमों के पास वे सारे समाचार पहुंचते हैं, तब वहां पर जो जन माध्यम होते हैं, जन माध्यम में जो शामिल लोग होते हैं, तो जन माध्यमों को यह निर्णय लेना होता है कि प्रसारण या प्रकाशन। प्रकाशन इस सेंस में कि जैसे अखबार है, अखबार में भी तो बहुत सारे समाचार, तरह तरह के विभिन्न किस्म के समाचार छपते रहते हैं, और टेलीविजन पर प्रसारण होता है, अखबार में प्रकाशन होता है, अखबार पब्लिश होता है ना। तो विभिन्न जन माध्यमों को यह निर्णय करना पड़ता है कि प्रसारण या प्रकाशन के लिए अनेक समाचारों में से, जो उनके पास जो न्यूज एजेंसियां बहुत से समाचार भेजी होती हैं, उन सभी समाचारों में से किसका चयन बेहतर है और किसका नहीं, है ना। और उनका यह निर्णय पक्षपातपूर्ण भी हो सकता है और निष्पक्ष भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? पक्षपातपूर्ण क्यों हो सकता है और निष्पक्ष क्यों हो सकता है? उदाहरण के लिए, जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं, हरियाणा और पंजाब के किसान बिल को लेकर धारणा प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज की न्यूज में है कि पूरे भारत की ट्रेन रोकने का प्रावधान है। वे एक तरह से ऐलान कर चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं कि हम पूरे भारत को रोकेंगे। अब ऐसे में कुछ एजेंसियां, कुछ जो जन माध्यम है, जन संचार माध्यम है, कुछ माध्यम भारत के प्रधानमंत्री को सही ठहराते हैं कि ये बिल्कुल एकदम सही निर्णय है कि मात्र 2 व्यक्तियों के पास में ही केंद्रीकरण न हो, शरद पवार के पास केंद्रीकरण न हो जाए और इधर सुखबीर बादल के पास केंद्रीकरण न हो जाए, है ना। क्योंकि बाजार या खाद्य पदार्थ की वस्तुओं का, मंडियों पर नियंत्रण इन्हीं 2 लोगों का होता है ना। तो प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जिस तरह से किसान धारणा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ चैनल्स हैं। वे चैनल किसानों के संवेदना में अपनी संवेदना मिलाकर समाचार प्रस्तुत कर रहे हैं। इसीलिए जो पाठक हैं या दर्शक हैं या श्रोता हैं, उनमें जन संचार, उनको ध्यान में रखकर जन संचार माध्यमों को निर्णय करना होता है कि कौन सा समाचार बेहतर है और कौन सा नहीं। और यह इस प्रकार का जो समाचार होता है और इस प्रकार जन संचार माध्यम जो निर्णय लेते हैं, वह पक्षपातपूर्ण भी हो सकता है और निष्पक्ष भी हो सकता है। और इस निर्णय में जन माध्यम भी गृहिणी की तरह द्वारपाल की भूमिका निभाते हैं। बोलो, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। सर एक वो माधव गोयल है, ये शायद ट्राई कर रहा है, मतलब क्लास मेंटर होने का, अपनी क्लास का ही है। तो अभी तो दिख नहीं रहा है बेटा।
अभी तो दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा? चलो मैं नहीं। इसको बोल देता हूँ। जैसे ही आएगा एक बार बीच में ही टोक देना, मैं ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है? ओके सर, ओके। ठीक है, इतनी इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जो ये मैंने आ गई सर, आ गई। यस सर। आगे, अब आगे बढ़ते हैं। गेट कीपिंग मॉडल की विशेषता क्या है? गेट कीपिंग मॉडल की विशेषता है जो समाचार भेजे जाते हैं, उन भेजे गए समाचारों में से चयन के तरीके पर प्रकाश आई डालता होगी है। सर अभी, अभी आई होगी। आगे आ गया, हाँ सर, एक बार आप चेक कर लो, आई होगी रिक्वेस्ट उसके। आ गया माधव गोयल आ गया। हाँ। ठीक है, ओके। तो जो गेट कीपिंग मॉडल है, गेट कीपिंग मॉडल की विशेषता क्या है? जो भी समाचार भेजे जाते हैं, उन भेजे गए समाचारों में से जो बेहतर समाचार होता है, जो सही समाचार होता है, जो उपयुक्त समाचार होता है, उसके चयन के तरीके बतलाता है गेट कीपिंग मॉडल। एक विशेषता यह हो गई। दूसरी विशेषता है जो चयनित समाचार सामग्री होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, न्यूज मटेरियल्स, जो चयनित समाचार सामग्री होते हैं, उनमें संशोधन और सुधार के तरीके भी बतलाता है। कैसे संशोधन और सुधार के तरीके बतलाता है? क्योंकि विभिन्न जन माध्यमों के पास एडिटर होते हैं, संपादक होते हैं, है ना? एडिटर इन चीफ होते हैं, प्रधान संपादक होते हैं। तो जो भी समाचार भेजे जाते हैं, न्यूज एजेंसियां जो भी समाचार भेजती हैं, उनका चयन और जो मटेरियल्स आते हैं, उन मटेरियल्स में, उस सामग्री में संशोधन और सुधार, काट छांट कौन करता है? संपादक करता है। और किस समाचार को कब प्रस्तुत करना है, यह संपादक ही तय करता है। तो दूसरी विशेषता है चयनित समाचार सामग्री में संशोधन और सुधार के तरीके बतलाता है गेट कीपिंग मॉडल। तीसरा है जो चयनित सामग्री है उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया पर भी प्रकाश डालता है। मूल्यांकन प्रक्रिया इस अर्थ में कि समाचार जो लोग देखेंगे या सुनेंगे उन पर उनका अहित न हो, है ना? और इसलिए प्रत्येक समाचार का मूल्यांकन होता है ताकि समाचार निष्पक्ष रूप में दिखाया जा सके या उसको प्रकाश में लाया जा सके। ठीक है, और अगली विशेषता है कौन सी खबर पाठकों के हित में है और कौन सी खबर पाठकों के हित में नहीं है, यानी अहितकर है। इसका संकेत गेट कीपिंग मॉडल करता है। ठीक है, और गेट कीपिंग मॉडल की ये तो खासियत है कि भेजे गए समाचारों में से चयन के तरीके बतलाता है, चयनित समाचार सामग्री में संशोधन और सुधार के तरीके बतलाता है, चयनित समाचार सामग्री की मूल्यांकन प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है, और कौन सी खबर पाठकों के हित में है और कौन सी खबर पाठकों के हित में नहीं है, यानी कौन सी खबर पाठकों के लिए अहितकर है, इसका संकेत गेट कीपिंग मॉडल करता है। लेकिन गेट कीपिंग मॉडल की भी कुछ खामियां हैं। और खामियां क्या हैं? खामियां हैं कि इस गेट कीपिंग मॉडल में जरा ध्यान से सोचो और देखो कि जैसे गृहिणियों की बात है, प्रत्येक घर की गृहिणी निर्णय तो करती है कि कौन सा सामान घर में आएगा, कौन सा सामान किचन में नहीं आएगा, है ना? यह उसकी रुचि, पसंद और आवश्यकता पर निर्भर करता है। और इस तरह से प्रत्येक गृहिणी एक एक तरह से द्वारपाल का काम करती है, गेट कीपिंग का काम करती है ना? लेकिन जब जनसंचार की बात की जाती है तो जनसंचार माध्यम एक तो होते नहीं, अनेक होते हैं। और जनसंचार माध्यम जो होते हैं एक प्रकार का संगठन होते हैं, है ना? जो भी जनसंचार माध्यम होता है वह कोई एक व्यक्ति से चलता नहीं है, उसमें अनेक व्यक्ति होते हैं, है ना? तो जब द्वारपाल की बात आती है तो सिर्फ गेट कीपिंग मॉडल एक व्यक्ति की भूमिका पर ज्यादा बल दे देता। यह किसी संस्था पर बात, संस्था के व्यक्तियों की बात नहीं करता, है ना? जनसंचार माध्यमों में शामिल व्यक्तियों की बात नहीं करता, सिर्फ एक व्यक्ति की भूमिका पर ज्यादा बल दे देता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी खामी है।
ठीक है। दूसरी खामी क्या है, किसी भी खबर के चयन में निजीगत रूप से या व्यक्तिगत रूप से और मनमाने ढंग से फैसला करना सही नहीं होता, क्योंकि जो जनसंचार माध्यम होते हैं उसमें अनेक व्यक्ति होते हैं। प्रधान संपादक होता है, संयुक्त संपादक होता है, उप संपादक होता है, बहुत सारे प्रूफ रीडर होते हैं, है ना। तो ये Yes, sir. सारे मिलकर कुछ टाइप राइटर होते हैं, ये सारे मिलकर उसमें संशोधन करते हैं। ये कोऑर्डिनेटर होता है ना। तो सारे मिलकर निर्णय करते हैं कि कौन सी खबर अच्छी है, कौन सी खबर अच्छी नहीं है, कौन सी खबर लोगों को दिखाई जा सकती है, कौन सी खबर नहीं दिखाई जा सकती है। लेकिन जहां एक व्यक्ति ही द्वारपाल की भूमिका में हो, तो जाहिर सी बात है कि उसका उसका जो फैसला होगा अपने मन से होगा, मनमाना होगा और व्यक्तिगत होगा। तो किसी भी खबर के चयन में व्यक्तिगत और मनमाना फैसला करना सही नहीं होता। ये इसका ड्रॉबैक है, इसकी सीमा है। ठीक है। तीसरी बात है कि जो माध्यम होते हैं, जो जनसंचार माध्यम होते हैं, क्योंकि जो जनसंचार माध्यम होते हैं, उन माध्यमों के दरवाजे आने वाली खबरें तरह से तैयार माल के रूप में आती है, बाई प्रोडक्ट के रूप में आती है और एकदम बिल्कुल रेडीमेड बनकर तैयार होकर आती है। और जब तैयार होकर आती है तो वह अनेक मार्गों, अनेक व्यक्तियों की दृष्टि से होकर गुजरती है। यानी जो भी खबरें आती है, जैसे एक चैनल कोई समाचार प्रस्तुत कर रहा है, तो वह चैनल जैसे ही प्रस्तुत कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही व्यक्ति उस समाचार को सुन रहा है या देख रहा है, समझ रहा है। अनेक व्यक्तियों और अखबार अगर निकल रहा है, अखबार पब्लिश भी हो रहा है, तो यह तो नहीं है कि एक ही व्यक्ति अखबार पढ़ेगा। वह अखबार अनेक व्यक्तियों की नजरों से होकर गुजरेगा, अनेक मार्गों से होकर गुजरेगा, है ना। तो जो खबर आते हैं और वो खबर माध्यमों के दरवाजे पर आते हैं, यानी चैनलों पर जब आते हैं, न्यूज एजेंसियां खबर भेजती हैं, फिर वो माध्यम के पास आते हैं और माध्यम के पास आकर फिर जब माध्यम के पास आते हैं तो वहां पर एडिटर क्या करता है, काट छांट करता है। फिर वहां पर संस्थागत निर्णय लिया जाता है, कौन सी खबर भेजी जाए, कौन सी खबर नहीं जाए, है ना। इस तरह से खबर वो किस तरह से में आती है और मार्गदर्शियों दृष्टि होकर उन्हें करना होता है। इसलिए संस्थागत नीतियां, नियम और इस संरचना पर भी खबरों का चयन निर्भर करता है ना। क्योंकि प्रत्येक माध्यम एक क्या संगठन है, संस्था है। सर वॉइस क्लियर वे भी उनके भी कुछ नियम की भी सर आवाज सर सर आवाज एकदम क्लियर है, क्या क्लियर नहीं, वॉइस वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं अटक सर, रही। आवाज नहीं जा रही। अब सर लैग हो रही है आवाज जा रही, हाँ आवाज जा रही है बेटे। हाँ, सर अभी अभी भी बीच सर में बीच हुई थी। यस सर। हाँ, सर भी आ सर, रहा अब हूँ। ठीक है। कहाँ तक गई थी? नहीं आ रही सर अभी भी। अभी नहीं आ रही सर, तो प्रॉब्लम वही मतलब अटक रही है। पूछ रहा हूँ कहाँ दिक्कत थी, कोई पॉइंट आओ। सर ये भी मतलब जो अभी बोल रहे हो वो भी बिल्कुल सुना ही नहीं दे रहा, बस कुछ भी समझ नहीं आ रहा हाँ सर। सर क्लियर नहीं आ रही आवाज। क्या 1 मिनट टाइम देना हो सकता है कि चैट खत्म हो, मैं क्या करता हूँ चेंज कर देता हूँ। 1 मिनट टाइम। यस सर। ओके सर। अब जरा देखो, आवाज जा रही है? अब ठीक है सर। हेलो। हाँ सर अभी ठीक है सर। बढ़िया सर। हाँ बढ़िया। सर बिल्कुल ठीक है। तो इसकी सीमाएं हैं। मैं जो गेट कीपिंग मॉडल की विशेषता है वो तो समझ में आ गई है ना। यस सर। लेकिन सेम सर मैगजीन में भी होता है। हाँ, मैगजीन में भी होता है, जितने भी चैनल्स हैं उनमें होता है। तो प्रत्येक चैनल्स के
प्रत्येक चैनल्स के प्रत्येक अखबार में जो अखबार निकलता है तो वह क्या है, एक प्रकार का संगठन है और प्रत्येक संगठन की अपनी कुछ नीतियां होती है, कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ संरचनाएं होती हैं और उनके नीति नियमों और संरचनाओं पर भी खबरों का चयन निर्भर करता है। ठीक है, तो यह भी गेट कीपिंग मॉडल की सीमाएं हैं जो कि डीएम वाइट ने इसकी चर्चा नहीं की। ठीक है, और इसके अलावा चयन करने वाले बाकी अन्य घटकों यानी अन्य तत्वों की भूमिका का उल्लेख भी डीएम वाइट ने नहीं किया, केवल द्वारपाल की भूमिका का ही उल्लेख किया है कि किस तरह से जो समाचार भेजे जाते हैं उनका चयन कैसे होता है, उनमें संशोधन और सुधार कैसे होता है, मूल्यांकन प्रक्रिया कैसे की जाती है, वह पाठकों के हित में होता है या नहीं होता है और सबसे अधिक द्वारपाल की भूमिका तक आकर सिमट जाता है, यानी एक व्यक्ति की भूमिका से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता, यही इसकी सीमा है ना। और बाकी तत्वों को वह छोड़ देता है, बाकी तत्वों की भूमिका को का उल्लेख नहीं कर पाता है, यह गेट कीपिंग मॉडल की सीमा है, ड्रॉबैक्स है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। यस सर। क्लियर हुआ। Yes, अब sir. अगला हम देखते हैं, अगला है न्यू कॉम का एवीएक्स मॉडल। न्यू कॉम का एवीएक्स मॉडल, एबीएक्स, एबीसीडी का एबीएक्स, और रेखा चित्र जो बनाया हूं आप लोग देख सकते हैं, ये बी और एक्स है ना। तो यह मॉडल, न्यू कॉम का यह मॉडल 1953 ईस्वी में प्रकाश में आया, यानी 1953 में यह मॉडल प्रकाश में आया और पहली बार न्यू कॉम ने समाज और सामाजिक संदर्भ के क्षेत्र में संचार की भूमिका को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उद्घाटित करने का प्रयास किया। इसके पहले किसी भी मॉडल में समाज की बात शामिल नहीं है, समाज या सामाजिक संदर्भों की बात नहीं की गई है, लेकिन पहली बार समाज और सामाजिक संदर्भों के क्षेत्र में संचार की भूमिका को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उद्घाटित करने का प्रयास न्यू कॉम ने 1953 ईस्वी में किया। ठीक है, और यह मॉडल त्रिकोणीय है, यानी त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल शेप में है ना। तो न्यू कॉम का यह मॉडल त्रिकोणीय है जिसमें दो संचारक हैं और संचारक दो हैं। तो देखो, एक संचारक ए है, दूसरा संचारक बी है। अब यहां पर दो संचारक हैं तो जाहिर सी बात है कि ए वक्ता हो सकता है, श्रोता भी हो सकता है, बी वक्ता हो सकता है, श्रोता भी हो सकता है ना। तो दो संचारक आपस में संवाद स्थापित करने के साथ ही सामाजिक संदर्भ से भी संपर्क बनाए रखते हैं। यानी क्या होता है कि मान लो कि एक वक्ता है और मान लो दो व्यक्ति हैं, है ना, दो व्यक्ति हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों का तीसरे व्यक्ति से भी संपर्क होता है। मान लो कि दो दोस्त हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, आपस में बात कर रहे हैं, पता चला तीसरा व्यक्ति भी है, उनका मित्र है ना। तो जो तीसरा मित्र है, वह तीसरा मित्र क्या है, समझ लो समाज है ना। तो जो दो व्यक्ति हैं, दो मित्र हैं, ए और बी, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, यानी यहां पर वक्ता श्रोता बन रहा है, श्रोता वक्ता बन रहा है, लेकिन वहां पर तीसरा व्यक्ति भी है। जब पहला व्यक्ति बी से बात कर रहा होता है और पहला व्यक्ति एक्स से भी बात कर रहा होता है, जो कि सामाजिक है ना, मान लो समाज का कोई व्यक्ति है ना। तो जो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है और वही पहला व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी तरह से जो दूसरा व्यक्ति है पहले व्यक्ति से बात करता है और फिर दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से बात करता है। कहने का मतलब है कि जो संचारक ए है
और संचारक बी है और एक तरफ सामाजिक संदर्भ एक्स है। अगर दोनों व्यक्ति संचारक ए बी से बात करता है और संचारक एक्स से बात करता है, फिर संचारक बी ए से बात करता है, फिर संचारक बी एक्स से बात करता है, तो यहां पर दो नहीं बल्कि तीसरा व्यक्ति यानी तीसरी वस्तु या व्यक्ति उसमें शामिल होता है ना। वस्तु इस सेंस में कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और पता चलता है तीसरी वस्तु के बारे में भी चर्चा चला रहे हैं, और तीसरी वस्तु है कि चलो यार आज चलते हैं सिनेमा देखने, चलो यार आज चलते हैं कपड़ा खरीदने, तो वहां पर तीसरी वस्तु आ गई, है ना। इसी प्रकार से तीसरी वस्तु की जब बात आती है और दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं, तो जब तक तीसरी वस्तु या व्यक्ति के संदर्भ में पारदर्शिता नहीं होगी तो वहीं पर असंतुलन की स्थिति आती है, वहीं पर मतभेद पैदा होता है। तो न्यूकॉम का जो एबीएक्स मॉडल है सामाजिक संदर्भों में बात करता है, सामाजिक संदर्भ को उठाकर सामने रखता है सबसे पहले, और संचार की भूमिका को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उद्घाटित करने का प्रयास करता है। और यह मॉडल ट्राइएंगल शेप में है, त्रिकोणीय है, और इसमें दो संचारक हैं जो कि आपस में संवाद स्थापित करते हैं और उसके साथ ही सामाजिक संदर्भ से भी संपर्क बनाए रखते हैं। पता चला कि दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि जो पहला मित्र है वह अपने समाज से जाकर ना जुड़े, है ना। वह निश्चित रूप से जाकर अपने समाज से जुड़ेगा, दूसरे समाज से जुड़ेगा, जो दूसरा व्यक्ति है वह भी दूसरे समाज से जुड़ेगा, तो इसमें तीसरी वस्तु भी या व्यक्ति भी शामिल हो जाते हैं। तो दो संचारक आपस में संवाद स्थापित करते हैं और उसके साथ ही सामाजिक संदर्भ से भी संपर्क बनाए रखते हैं, और संचार की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है, लगातार चलती रहती है। ए बी से बात करता है, बी ए से बात करता है, ए एक्स से बात करता है, और ए बी एक्स से बात करता है। यानी एक ये जो बात करता है बी से भी कर रहा है, एक्स से भी कर रहा है, बी ए से कर रहा है, एक्स से कर रहा है, तो यहां पर पारदर्शिता का होना बहुत जरूरी है, तभी संतुलन स्थापित होता है ना। और आप लोग अक्सर देखते होंगे जहां पर तीन लोग होते हैं, दो बहुत घनिष्ठ मित्र हों और एक तीसरा व्यक्ति आ जाए, तो क्या होता है, अगर दो मित्रों के बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, तो वह जो तीसरा व्यक्ति है उसके आने से मतभेद पैदा हो जाता है और वहीं पर संचार प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, कम्युनिकेशन खत्म, संबंध खत्म। ठीक है, तो संबंधों को जोड़े रखने के लिए जो तीसरी वस्तु है, तीसरी वस्तु के प्रति भी ट्रांसपेरेंसी का होना जरूरी है, पारदर्शिता का होना जरूरी है, और इस तरह से लगातार संचार की प्रक्रिया चलती रहती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। हो गया हेलो, सर। अब आगे बढ़ते हैं। न्यूटन ने संचार को श्रम से अर्जित एक गतिशील प्रक्रिया माना और उसका विश्लेषण किया। यानी गतिशील प्रक्रिया क्यों? गतिशील प्रक्रिया इसलिए कि जब ए बी से बात करता है, ए एक्स से भी बात करता है, बी ए से बात करता है, बी एक्स से भी बात करता है, तो जो प्रक्रिया है, बात करने की प्रक्रिया है, संवाद जारी रखने की प्रक्रिया है, वह डायनेमिक है या विराम में है, रेस्ट में? डायनेमिक है, यानी मूवमेंट चलता रहता है ना। तो इसीलिए न्यूकॉम ने संप्रेषण को या संचार को श्रम से अर्जित एक गतिशील प्रक्रिया माना और उसी के संदर्भ में उसका संचार का विश्लेषण किया। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। और अगला है 1954 ईस्वी में एक निबंध लिखा, फिर दूसरा निबंध 1954 ईस्वी में लिखा और उसका नाम दिया द स्टडी ऑफ कंसेंसस, है ना। और इसमें बताया, न्यूकॉम ने बताया कि कुछ निश्चित परिस्थितियों में ही
संचार इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है। और वह कौन सी निश्चित परिस्थितियां हैं? तो पहला है व्यक्तियों के बीच गहरा आकर्षण का भाव। जब व्यक्तियों के बीच गहरे आकर्षण का भाव रहता है तो निश्चित रूप से संचार इफेक्टिव होता है, संचार प्रभावी होता है। और दूसरा है किसी भी एक व्यक्ति के लिए लक्ष्य का महत्व होना चाहिए, यानी कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई ना कोई मंजिल होना चाहिए, है ना? तो किसी भी एक व्यक्ति के लिए कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और तभी संचार प्रभावी होता है। और फिर बताता है कि दोनों के लिए तीसरी वस्तु का महत्व हो, यानी दो संचारक हैं, पहला और दूसरा, दोनों संचारकों के लिए तीसरी वस्तु का महत्व अवश्य होना चाहिए। अगर तीसरी वस्तु का कोई महत्व नहीं है तो वहां पर संचार प्रभावी नहीं हो पाता। ठीक है? अब इस न्यू कॉम के मॉडल से क्या लाभ है, जिसने समाज और सामाजिक संदर्भों के साथ संचार की भूमिका को जोड़कर देखा। बेटे वो कुछ गड़बड़ हो रहा है, पता अरे वो चार्जर लगा लो इसमें वरना बंद हो जाए। और सर अटेंडेंस भी बना लो। ये तो बंद हो जाएगा सर। सर रिपीट दे देगा अटेंडेंस। लगता है यार बैटरी खत्म हो गई। गए क्या भाई सर? भाई सर गए यार, शटडाउन और शटडाउन हो गया होगा हाँ भाई यार। बस बंद करो, और नहीं आ जा रहा है। हाँ किसका, लैपटॉप का कि लैपटॉप का यार। दोनों ही हो जाए तो अच्छा है। कितने मॉडल बचे हैं भाई, कितने मॉडल बचे हैं? अरे कितने हो गए मॉडल? बच्चे, अरे होने से फर्क नहीं पड़ता, बच्चे कितने ये बता दो बस। है कितने पूरे? अभी तो शुरुआत है मेरे ख्याल से। भाई शुरुआत में तो कानों से खून निकल रहा है, अंत आते आते कहाँ से निकलेगा? ओह, ये रिकॉर्डिंग पे था। जाओ भाई अब। ऋतिक भाई अटेंडेंस ले ले तू। ऋतिक भाई अटेंडेंस ले ले। ऋतिक लेता है, सर लेते हैं अटेंडेंस। और सर को लेने दो यार। सही बात है। ओए अभी सर का फोन आया था, अटेंडेंस ले लिया और लेफ्ट कर दो भले ही। चलो ठीक है, अटेंडेंस ले ली। वाह, हाँ मतलब मैंने वो कर लिया, मैंने तूने कर screenshot लिया ले ना लिया। बस। पहले ही ले लिया। अरे यार ये तो गलत हो गया। चलो यार रखते हैं, अब हिंदी की तैयारी करो।